Hello my dear friends. So in this session we are going to see the summary of carbohydrate metabolism, specifically saying कैटाबॉलिज्म, और उसमें भी हम ग्लाइकोलाइसिस, लिंकेज स्टेप और टीसी साइकिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की बात करता हूँ तो व्हाट हैपेंस इन ग्लाइकोलाइसिस इज, जस्ट अ मिनट, okay, so if I talk about ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का होगा पार्शियल ऑक्सीडेशन। सो अ 6 कार्बन कंपाउंड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है पाइरूवेट। ठीक है, सो इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे किस तरीके की कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन होती है, तो एनारोबिक कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, तो आप देखेंगे कि पायरुवेट शायद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चला जाए, जहां पे ये कन्वर्ट होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट विच आर अगेन 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और या फिर इट कैन गो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहां पे मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल आते C2H5OH एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ग्लाइकोलाइसिस में यू विल सी दैट द रिक्वायरमेंट इज ग्लूकोज, inorganic phosphate 2 molecules and 2 molecules of oxidizing, yeah, you can say reducing power, which are NAD plus। ठीक है, NAD plus। तो ये जो है ये क्या करेंगे, सामने वाले मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेंगे। ओके, और आप देखते हैं जब ग्लूकोज से कन्वर्ट हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है 2 पायरुवेट का, उस समय यहाँ पे बनेंगे 2 NADH, नेट गेन जो होगा 2 NADH का होगा और 2 ATP का होगा। ठीक है, देर इज जस्ट 1 ऑक्सीडेटिव स्टेप, और वो कौन सा है, जब एक एसिडिक मॉलिक्यूल को, या सॉरी एल्डिहाइड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ एसिड। ठीक है, तो उस जगह, और यहां पे आप पाएंगे कि a glyceraldehyde 3-phosphate molecule is converted into 1,3-bis phosphoglycerate। हम उस स्टेप की बात कर रहे हैं, तो सिंगल मोस्ट ऑक्सीडेटिव स्टेप है और वो ये रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल की बात करूं, तो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं ग्लाइकोलाइसिस में, तो एक है 1,3-bis phosphoglycerate, इसके अलावा दूसरा होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और कहाँ पे चलती है ग्लाइकोलाइसिस, तो इट रन्स इन द साइटोसोल ऑफ बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और कब चलनी चाहिए, जब एनर्जी की जरूरत हो, एटीपी चाहिए हो, NADH चाहिए हो, तो उस समय ये चलना चाहिए। ऑलराइट, अच्छा, अब देखिए जब एनारोबिक कंडीशन है, मैंने आपसे क्या कहा कि NAD की जरूरत पड़ती है। अगर हम सारे NAD को NADH में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आगे ग्लाइकोलाइसिस और नहीं चल पाएगी, और अगर ग्लाइकोलाइसिस आगे नहीं चल पाएगी तो फिर ऐसे में सेल की या ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। ठीक है, सो एज टू कंटिन्यू द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, व्हाट वी नीड इज NAD एज अ ऑक्सीडाइजिंग पावर, है ना, ये ऑक्सीडाइज करने वाली पावर की तरह चाहिए होगा। नाउ, तो इसका मतलब है कि मुझे NADH को NAD में वापस कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो यहाँ पे बस इतना सा ही प्रोसेस करने के लिए आप ये फर्मेंटेशन देख रहे हैं। फर्मेंटेशन इन केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज चल रहे हैं उनको हम फर्मेंटेशन कहेंगे। तो NADH से बन जाएगा NAD।
ठीक है, रीजनरेट हो गया। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH गेट्स कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD। इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज जो होगा वो एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा इनटू इथेनॉल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब एनारोबिक कंडीशन है, एनारोबिक कंडीशन के अंदर नेट गेन क्या होगा, सिर्फ 2 ATP का। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से जो ATP मिले हैं सिर्फ उसका ही फायदा होगा, NADH का फायदा नहीं होगा। पर वहीं पे अगर एरोबिक कंडीशन हो तो एरोबिक कंडीशन में ये जो पायरुवेट है ये मूव करता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, ये कहां पे जाएगा, अगर मान लो यहां पे एरोबिक कंडीशन होती उस समय ये एंटर कर रहा होता माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर कर रहा होता। ओके, और ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर करने के बाद यहां से क्या होता, तो CO2 की तरह एक कार्बन निकल जाता इन द लिंकेज स्टेप। ठीक है, लिंकेज स्टेप में, और उसके बाद यहां पे बन जाता एस्टाइल कोएंजाइम ए। और ये जो एस्टाइल कोएंजाइम ए है ये यहां फर्दर एंटर कर जाती TCA साइकिल के अंदर, जिसकी वजह से यहां पे और एनर्जी का गेन होता। मतलब कहने की बात ये है कि जब एरोबिक कंडीशन होगी उस समय गेन क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस से, तो 2 ATP का और साथ ही साथ 2 NADH का भी फायदा होगा। ठीक है, तो पहले इतनी बात नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये हमने देख लिया जब एनारोबिक कंडीशन होगी तो क्या होगा, एरोबिक कंडीशन होगी तो क्या होगा। अच्छा, अब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ चल रहा होता, अगर कोई आपसे पूछ ही ले कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ चलेगा, तो जब मसल्स है ना, जब आपकी मसल्स स्केलेटल मसल्स की बात की जाए, जब एनारोबिक कंडीशन में होती हैं तब उनके अंदर होगा। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल लिखना चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि आरबीसीज के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी तो अल्टीमेट ऑक्सीजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आरबीसीज के अंदर हमेशा ही, भले ही वो ऑक्सीजन के कैरियर क्यों ना हो, पर हमेशा ही आप क्या देखेंगे कि वहां पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चलता है। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात की जाए तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन चलता है ईस्ट के अंदर, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, बेकर्स ईस्ट। ठीक है, ईस्ट हो गया। इसके अलावा प्लांट सेल्स हो सकते हैं, है ना, प्लांट सेल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। देन आगे बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरोबिक कंडीशन। अगर एरोबिक कंडीशन है तो क्या हो रहा है। ठीक है, अंडर एरोबिक कंडीशन नाउ देयर इज दिस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और यहां साइटोसॉल के अंदर बन चुका है ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट। और क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होगी तो यहाँ पे NADH हो गया या सक्सिनेट हो गया, ठीक है, एंड मैनी मोर सच मॉलिक्यूल्स यहां से इलेक्ट्रॉन को लेके, ठीक है, इनका ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इनका ट्रांसपोर्ट करा दिया जाएगा और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा इनटू वाटर। ठीक है, वाटर में रिड्यूस कर दिया। और इस प्रोसेस के दौरान आप देखेंगे कि प्रोटॉन्स को अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन,
यहाँ पे प्रोटॉन को बाहर की तरफ भेजा जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आप देखेंगे प्रोटॉन आ रहा होगा, एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन किसी भी तरीके का परमेबिलिटी बैरियर का रोल प्ले नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर है विच आर क्रिएटेड बाय पोरिन प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो साइटोसॉल का हाल है वही इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का भी हाल होगा। ठीक है, अच्छा, अब प्रोटॉन बाहर जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चैनल है जिसके थ्रू पायरुवेट अंदर आ सकता है। ठीक है, इस चैनल के थ्रू पायरुवेट अंदर आ सकता है, पर पायरुवेट को अगर अंदर जाना है, ठीक है, तो अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये अंदर जाना चाहेगा। अगर ऐसा होना है तो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया गया है, बाहर की तरफ प्रोटॉन ज्यादा है अंदर की तरफ कम है, तो इस प्रोटॉन यानी एक प्रोटॉन जब अंदर जा रहा है उसी समय एक पायरुवेट अंदर आ गया। ठीक है, तो बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिव रहेगी, है ना, और इनएक्टिव रहेगी तो पायरुवेट अंदर नहीं आ सकता, तो आगे की प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही थी। उस समय हमने ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज करके छोड़ दिया। अच्छा, अब देखिए आपके पास पायरुवेट अंदर आ गया है। यहाँ पे ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, जब तक ये 2 कार्बन के कंपाउंड जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं होता, जब तक ये इसमें कन्वर्ट नहीं होता तब तक ये टीसी साइकिल में नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ पे क्या करिए, एक कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड की तरह निकाल दीजिए। ठीक है, और ये जो एंजाइम ऐसा कर रहा होगा उसका नाम क्या होगा, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और इस प्रोसेस के दौरान अगेन देयर इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, तो NAD कन्वर्ट हो गया है NADH में। ठीक है, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 2। तो यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम में आपको मिल जाएंगे, है ना, और 2 CO2 निकल जाएगा एंड यू विल गेट 2 NADH। ठीक है, तो ये हो रहा है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो अभी तक गेन क्या हुआ है याद रखिएगा, यहाँ पे आपको मिल चुके थे 2 NADH एरोबिक कंडीशन के अंदर, 2 NADH और 2 ATP, और यहाँ हो गया लिंकेज स्टेप जहाँ पे आपको 2 NADH का और फायदा हुआ है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या हो रहा होगा। नाउ एक बार लिंकेज स्टेप में कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में, देन आगे चल के ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये एंटर कर रहा है टीसीए साइकिल। क्यों एंटर कर रहा है, क्योंकि एनर्जी की जरूरत है ना, एटीपी लो है, NADH लो है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए आप देखेंगे ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, 2CO2 प्लस 2H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और कौन करवा रहा है, तो टीसीए साइकिल। अब टीसीए साइकिल की कुछ खास बात यह है कि यहाँ पे रेगुलेटरी स्टेप्स कौन कौन से हैं। अगर ग्लाइकोलाइसिस में देखते तो ग्लाइकोलाइसिस में थे हेक्सोकाइनेज जो पहला स्टेप है, फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, और तीसरा है पायरुवेट काइनेज। लिंकेज स्टेप में पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज वाला स्टेप रेगुलेटरी है या इरिवर्सिबल है। ठीक है, इसके अलावा एसिटाइल कोएंजाइम ए से जब ये कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे 3 स्टेप्स हैं जो कि रेगुलेटरी हैं या आप कह सकते हैं इरिवर्सिबल है। एक है साइट्रेट सिंथेस वाला स्टेप, साइट्रेट सिंथेस। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। और तीसरा स्टेप है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो ये 3 रेगुलेटरी स्टेप हैं। यहां पे टोटल ऑफ 4 ऑक्सीडेटिव स्टेप्स होंगे।
नेमली आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज वाला, जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, ठीक है, IDH। ये है आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। दूसरा स्टेप है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज वाला, ठीक है, ये 2 स्टेप्स हो गए। देन इसके अलावा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जिसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स 2 भी कह सकते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। और चौथा है मालेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। तो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज कैटालाइज स्टेप के अंदर आपको मिलता है NADH। अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज वाले स्टेप में भी आपको मिलता है NADH। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज में आपको मिलता है FADH2, और यहाँ पे भी आपको NADH मिलता है। इसका मतलब है कि इन टोटल देखा जाए तो टोटल गेन क्या हो रहा है आपके पास, 3 NADH का और 1 FADH2 का, ठीक है। 3 NADH और 1 FADH2 का गेन हो रहा है यहाँ पे। देन आगे देखिए आप यहाँ पे ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे एसिटाइल कोएंजाइम के, 2 आएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे फायदा कितने, यानी यहाँ पे आपको क्या मिल जाते, तो 2 मॉलिक्यूल्स इस तरीके से। यानी अगर अगर यहाँ पे TCA साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है, एक्सेप्ट फॉर वन स्टेप विच इज हैपनिंग ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अगर ऐसा हो रहा होता तो आपको नेक्स्ट फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल ऑफ 6 NADH, 6 NADH का फायदा हो रहा है। देन 2 FADH2 का फायदा हो रहा है, और इसके अलावा एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी है। तो 2 GTP, अगर एनिमल्स की बात करें और प्लांट्स की बात करें तो ATP मिलता है। तो आप इसे कह सकते हैं ATP इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। नाउ अगर इन समरी देखा जाए, एरोबिक कंडीशन के अंदर चलेंगे ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोसॉल, उसके बाद लिंकेज स्टेप, in mitochondrial matrix and the TCA cycle in matrix again, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अगेन अंदर चलेगा। अब देखिए, यानी अगर मैं शुरुआत करूं ग्लूकोज से तो कितना फायदा हुआ मुझे, तो यहां पे फायदा हुआ मुझे 2 NADH का और 2 ATP इक्विवेलेंट का, या ATP ही कह लीजिए। लिंकेज स्टेप में मुझे फायदा हुआ 2 NADH का, और TCA साइकिल में मुझे फायदा हुआ टोटल ऑफ 6 NADH का, देन 2 FADH2 का, और 2 ATP इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर इन सब का टोटल किया जाए, we will see that we have a net gain of 10 NADH, then 2 FADH2 and 4 ATP equivalent through substrate level phosphorylation। जबकि आप देख रहे थे जब एनारोबिक कंडीशन है फायदा कितने का हो रहा था, सिर्फ 2 ATP, वो भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से, यहाँ पे 4 ATP, ठीक है। तो इतना फायदा हो रहा है। सो दिस इज ऑल इन दिस क्लास, है ना। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो इसको नोट कर लीजिए आप पहले, फिर मैं एंड कर देता हूँ। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर। थैंक यू सो मच।